हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है हम लोगों का जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के सामान्य गुण। और इसके पहले सारे चैप्टर्स आपका करवा दिया गया है और आप लोगों की सुविधा के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसे आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं द्रव्य यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो पहले द्रव्य और द्रव्य में अंतर समझते हैं। एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव्य। द्रव्य यानी तरल चीज़ें और द्रव्य यानी पदार्थ। ये दोनों में बहुत ही आसमान ज़मीन का अंतर है, लेकिन बहुत सारे लोग द्रव्य और द्रव्य को एक ही चीज़ समझते हैं। तो क्या है द्रव्य? तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसको बोलेंगे पदार्थ या तो द्रव्य। जैसे कि लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, हवा हो गया, दूध, पानी और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो स्थान घेर रही है, जिसके पास अपना कुछ द्रव्यमान हो या जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें कहलाएंगे पदार्थ। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। ठोस का है जो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस का जो होता है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब ये ठोस, द्रव और गैस के कुछ सामान्य गुणों के बारे में देखते हैं। तो बढ़ते से घटते क्रम में यहाँ सजाया गया है ठोस, द्रव और गैस का गुण। तो गतिज ऊर्जा, किसमें ठोस में ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी या द्रव में या गैस में? तो किसमें ज़्यादा गतिज ऊर्जा, कौन ज़्यादा गति करेगा? तो गैस, तो है ना। गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में हो गया? गैस में। उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। और घनत्व किसका ज़्यादा होगा? तो ज़्यादा सटा है। तो कौन ज़्यादा सटा रहेगा, ठोस या द्रव या गैस? तो ठोस। तो घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाएगा ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। अब देखते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल, है ना। जो मतलब कि जो ज़्यादा सटा रहेगा उसी के अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा हो जाएगा ठोस का, उसके बाद द्रव का हो जाएगा, उसके बाद गैस का। और अंतर आणविक स्थान यानी किसके अंदर ज़्यादा स्थान मौजूद है? तो गैस के अंदर हो जो ज़्यादा फैलाव, है ना, ज़्यादा फैलाव या स्थान मौजूद है। उसके बाद द्रव का हो जाएगा, उसके बाद ठोस का हो जाएगा। और जो प्रत्यास्थता होता है वो कठोरता के समानुपाती होता है। यानी कठोरता किस में ज़्यादा होगा? तो ज़्यादा जो सटा है ना, उसमें ज़्यादा कठोरता होगा। तो ठोस का सबसे ज़्यादा कठोरता हो जाएगा, द्रव का, उसके बाद गैस का। ससंजक बल में यही ठोस का सबसे ज़्यादा ससंजक बल हो जाएगा, उसके बाद द्रव का हो जाएगा, उसके बाद गैस का। विसरण यानी फैलाव, है ना, किस में ज़्यादा होगा? तो गैस में ज़्यादा हो जाएगा फैलाव, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। तो यही था ठोस, द्रव और गैस से कुछ सामान्य गुण, और ये बढ़ते से घटते क्रम में दर्शाया गया है। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान जो है वो नहीं बदलता है। ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी पदार्थ की दो और अवस्था होती है। पदार्थ की अगर मुख्य अवस्था पूछ दिया जाए तो हम लोग बताएंगे 3, ठोस, द्रव और गैस। और अगर सिर्फ पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है तो हम लोग बताएंगे इसको 5, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था। और एक और होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब समझते हैं प्लाज्मा अवस्था क्या है। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान जो है लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यानी तापमान जिसका बहुत ज़्यादा हो, 20,000 डिग्री सेल्सियस, तो वो प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा। प्लाज्मा अवस्था एक आयनित अवस्था है। कैसी अवस्था? तो एक आयनित अवस्था है। प्लाज्मा प्रायः विसर्जन नलिका, नाभिकीय रिएक्टर इत्यादि में पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ ज़्यादा तापमान की ज़रूरत हो रही है वहाँ प्लाज्मा अवस्था पाया जाएगा।
सूर्य और तारों की ऊष्मा चमक प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। प्लाज्मा अवस्था जो होता है वो विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है विद्युत का। अब देखते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये पदार्थ की कैसी पांचवी अवस्था, 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने पांचवी अवस्था की कुछ गणनाएं की थी। इसी के आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। सबसे पहले जो है 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने ही पांचवी अवस्था की गणना की थी, इसी कारण इसका नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ठीक है, कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है इस अवस्था को, तो कम घनत्व पर या कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से इसको तैयार किया जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कॉर्नेल और बीमय कैटेरले को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दो लोगों को इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, कॉर्नेल को और बीमय कैटेरले को। आगे हम लोग देखते हैं पदार्थ के सामान्य गुण। अब समझते हैं दाब क्या है, किसको बोलेंगे दाब। यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा है तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। कैसे पता चलेगा कि दाब लग रहा है, तो किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा है तो कहा जाएगा कि दाब लग रहा है। प्रेशर बराबर हो जाता है फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया, बल बराबर दाब बराबर हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल। आगे देखेंगे पृष्ठ या सतह पर लगने वाले दाब उस सतह पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाएगा। या तो बोल देंगे परनोद, परनोद जो है वह एक तरह का बल ही है, लंबवत बल को परनोद कहते हैं। ठीक है, तो परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले परनोद दाब कहलाता है। ठीक है, दाब बराबर क्या हो गया, पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसको बोल सकते हैं परनोद बटा क्षेत्रफल भी। दाब का ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोला जाता है। और इसका बीमा हो जाएगा न्यूटन MLT इनवर्स 2 बाई L2, और एक बार बराबर हो जाता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो इसको बोल सकेंगे पास्कल भी, 10⁵ पास्कल। और 1 मिली बार बराबर होता है 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁻² पास्कल। आगे देखते हैं दाब कैसा राशि है एक, तो यह अदिश राशि है। एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। बोला जा रहा है कि उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा जो है वो अधिक होती है। अगर उड़ते विमान का अंदर का दाब अगर वहीं बाहर की अपेक्षा उसके अंदर का दाब है जो अधिक होगा। एक ATM बराबर होता है 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। आगे जानते हैं द्रवों का दाब, यानी द्रवों के अंदर का दाब के बारे में जानेंगे। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ठोस का दाब कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो दाब लग रहा है उससे बोलेंगे ठोस का दाब। लेकिन द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, अतः किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। लेकिन देखिए द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करता है। द्रव के अणु जो है सभी दिशाओं में समान रूप से गति कर रहा है। द्रव के अणु कहीं पे भी बल लगाएगा तो जितना एक जगह बल लगाएगा उतना औरों जगह भी बल लगाएगा। किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी सभी दिशाओं में समान रूप से लगेगा। ये नहीं कि कहीं पे एक बर्तन के अंदर कोई द्रव रखा है तो ये वाली बिंदु इस बर्तन पे अलग दाब लगा रहा है, ये वाला अलग नहीं, कहीं भी समान दिशा में समान रूप से ये दाब लगाएगा। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव दाब की गणना सूत्र। द्रव के अंदर अगर दाब पूछा जाए तो दाब बराबर हो जाएगा ρGH। ठीक है, क्या हो जाएगा ρGH, जहाँ G हो गया गुरुत्वीय त्वरण, H हो गया उसकी गहराई। ठीक है, यहाँ दिया गया है जहाँ H द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, और ρ हो गया द्रव का घनत्व, और G हो गया गुरुत्वीय त्वरण।
अतः स्पष्ट है कि द्रव का दाब अब पूछा जाए कि द्रव का दाब किस पे निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करेगा, या तो गहराई पे निर्भर करेगा, है ना, या द्रव का घनत्व पे, या गुरुत्वीय त्वरण पे। यदि पूछा जाए कि इस जो द्रव का दाब है क्या उसके बर्तन पे निर्भर करेगा, तो नहीं। अतः स्पष्ट है कि द्रव का दाब द्रव के घनत्व, सतह से गहराई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, परंतु द्रव के दाब बर्तन जिसमें वह रखा जाता है उसकी आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। द्रव का दाब किस पे निर्भर करता है, तो गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण पर, लेकिन उस वस्तु के आकार, है ना, उस बर्तन का आकार या आकृति कैसा है इस पे निर्भर नहीं करेगा। बर्तन का आकार द्रव दाब को प्रभावित नहीं करता है। यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो द्रव का कुल दाब हो जाएगा वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच, वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच। अगर वायुमंडलीय दाब को भी अगर शामिल किया जाता है तो। आगे है तरल वे पदार्थ है जिनमें वहनीयता का गुण हो, है ना, जिसमें बहने का गुण हो उसको बोलेंगे तरल, फ्लूइड। ये बर्तन के आकार धारण करने की क्षमता रखते हैं, है ना, यानी जिस बर्तन में हम रख देंगे उस बर्तन का आकार ये धारण कर लेगा। तरल द्रव व गैस दोनों जो है ना, गैस भी एक तरह का तरल ही है। समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब क्रमशः घटता है। समुद्र तल से या तो हम ऊपर जाएं या हम नीचे जाए तो उसमें वायुमंडलीय दाब घटेगा ही। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्रमशः घटता है, जिसके कारण क्वथनांक भी घट जाता है, लेकिन वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। यदि हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, है ना, तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटेगा, जिसके कारण क्वथनांक भी घट जाता है ना। वायुमंडलीय दाब भी घटेगा और वायुमंडलीय दाब अगर घट रहा है तो क्वथनांक भी घट जाता है, लेकिन वाष्पीकरण की दर तेजी हो जाती है। लेकिन वाष्पीकरण जो है तेज, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या क्या घटेगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा, क्वथनांक घटेगा, लेकिन वाष्पीकरण तेजी हो जाएगा। तो इसी तरह से दिया गया प्रेशर यानी दाब किसके समानुपाती हो जाएगा, क्वथनांक और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा वाष्पन की दर का। और इसी को एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि पृथ्वी की सतह पर अगर कोई चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पर खौल रहा है ना, तो यदि उसको हम वही वस्तु को ले जाके पहाड़ की चोटी पे खौलाएं तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही खौलेगा, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे क्या हो रहा है, वाष्पन की दर घट रहा है। वाष्पन की दर घट रहा है यानी वो कम ही तापमान पे खौलना शुरू हो जाएगा। प्रेशर घटता है, क्वथनांक भी घटेगा, लेकिन वाष्पीकरण की दर तेजी हो जाएगी। आगे है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब का मान घटता है। यही कारण है कि, है ना, पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो दाब का मान घट रहा है। इसी कारण से है जो दाब का मान घट रहा है, इसी कारण से वायुयान में सफर करते समय फाउंटेन पेन को स्याही निकाल दी जाती है ना। वायुयान में सफर करते समय फाउंटेन पेन की स्याही को निकालकर इसी कारण लिया जाता है। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी कभी नाक से खून क्यों निकलने लगता है, क्योंकि हम लोग को ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। इसके कारण पहाड़ पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब घटता है इसी के कारण। आगे है द्रव दाब के नियम। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है द्रव का दाब भी बढ़ता है, क्योंकि द्रव दाब का नियम क्या होता है, द्रव दाब बराबर होता है रो जी एच। तो यही बोल रहा है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब स्वतंत्र तल से किस पे निर्भर कर रहा है, गहराई पर, यानी कि एच पर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, अगर एच बढ़ेगा तो क्या, द्रव का दाब भी बढ़ेगा। एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर समान होता है। एक ही गहराई पर अगर द्रव का दाब ले लिया जाए तो चारों ओर वो समान ही होगा।
आगे है, किसी द्रव के एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। द्रव पात्र में दाब सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई h पर निर्भर करता है, न कि नली के आकार या चौड़ाई पर। वही वाली बात फिर से बताया गया है कि किसी द्रव को एक ही क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर दाब है जो समान होगा, है ना। सभी बिंदु पर दाब, ये नहीं कि कोई बिंदु पर द्रव के द्वारा ज़्यादा दाब लगाया जा रहा, कोई बिंदु पर कम, ऐसा नहीं। सभी बिंदु पर दाब समान लगेगा। द्रव पात्र में दाब सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, ना कि कितनी लंबी है बर्तन, उसकी आकार या चौड़ाई इस पे निर्भर नहीं करेगा। अब समझते हैं पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए, है ना, गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए, यानी कि माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा। बोला जा रहा है यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य हम लोग रखें तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, द्रव समान होगा। पास्कल के नियम के आधार पर कई द्रव चालित यंत्र बनाए गए हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, है ना। पास्कल के नियम पे ही ये सब सारी द्रव चालित यंत्र बनाया गया, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लगा के कुछ भी हो तो वो डायरेक्ट पास्कल, हाइड्रोलिक बराबर पास्कल, ये याद रखिएगा। ये मशीनें पास्कल के दो मूलभूत गुणों पर निर्भर करती है। द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं, अर्थात दाब देकर उनके आयतन को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। द्रव असंपीड्य होते हैं तो संपीड्य किसको बोलते हैं, अगर दाब देकर उसके आयतन को घटाया या बढ़ाया जा सकता है तो वो हो गया संपीड्य। और अगर हम किसी वस्तु पे दाब दे रहे हैं, ना वो घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो वो हो गया असंपीड्य। तो यही पास्कल का यही गुण, एक सभी गुणों में से एक ये भी गुण है कि द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं, अर्थात दाब देकर उनके आयतन को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। आगे है, किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है। यदि हाइड्रोलिक की बात आए तो डायरेक्ट हम पास्कल लॉ पे टिक करेंगे। आगे है दाब पर आधारित उदाहरण। दाब पे हम लोग क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं, तो बोल रहा है कुंद या भोथरा चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है ना, क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। अगर हम कोई चाकू है, ठीक है, और वो कैसा है, ब्लंट है, तो इसको काटने में हम लोगों को कठिनाई अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि उसमें धार कम है तो हम लोगों का दाब ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। आगे है, भारी बोझा ढोने वाले ट्रकों का टायर चौड़ा बनाया जाता है। वायुयान में बैठे यात्री की फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वायुदाब कम होता है, अतः इनके शरीर से अधिक रक्तदाब स्राव होने के कारण उनके नाक आदि से खून बहने की संभावना रहती है। जो हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति होंगे उनको आप लोग सुने होंगे कि उनको है जो वायुयान, एरोप्लेन से यात्रा न करने की सलाह दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई पे जाने से क्या होता है, वायुदाब में कमी आती है। वायुदाब में कमी आती है तो इसके कारण जो है उनके शरीर में अधिक रक्तदाब के कारण उनके नाक आदि से खून बाहर आने की संभावना रहती है, बहुत लोगों की आ भी जाती है। इसी कारण डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि वायुयान से यात्रा आप लोगों को नहीं करनी है। अब समझते हैं प्लवन, फ्लोटिंग, ठीक है। किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। प्लवन वस्तु के भार व द्रव के उच्छेद पर निर्भर करता है। आगे है कि बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघलकर नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे का बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है, वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है तो हम लोगों का क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्वथनांक बढ़ रहा है और तो गलनांक भी बढ़ेगा, ठीक है।
तो बोला जा रहा है एक, अगर हम लोग बहुत हिमखंड पे ऊंचाई पे, ये एक है जो बर्फ़ का गोला है, बर्फ़ का गोला है, तो वो नीचे से ही पिघलना शुरू होता है, क्योंकि नीचे का वायुमंडलीय दाब तो कम होगा, है ना, यहाँ इसका गलनांक यहाँ पे कम है, इस कारण ये यहाँ से पिघलना शुरू हो रहा है, ऊपर से नहीं। मैनोमीटर सरल वायुदाब मापी, 14 वायुदाब मापी, निर्दब वायुदाब मापी, उच्च ऊंचाई मापी यंत्र, तुंग ताप मापी, ये सभी यंत्र जो है द्रव दाब व आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ये सभी दाब मापी हैं, किसके पे आधारित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। मैनोमीटर किसको बोलेंगे, तो मैनोमीटर गैसों की दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, गैसों के दाब मापने में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें W के द्वारा भार बल को दर्शाया गया है और W1 के द्वारा उत्क्षेप बल को दर्शाया गया है। उत्क्षेप बल यानी उत्प्लावन बल को W1 के द्वारा दर्शाया गया है। तो इससे समझते हैं, बोला जा रहा है यदि W1 ज़्यादा हो, यानी कि उत्क्षेप बल अगर ज़्यादा हो और भार बल कम हो, तो कोई भी वस्तु तैरेगा, ठीक है। अगर ये एक तालाब है तो किसी नीचे के द्वारा लगाया गया बल को बोलेंगे उत्क्षेप बल और ऊपर के द्वारा लगाए गए बल को बोलेंगे भार बल। तो अगर उत्क्षेप बल किसी चीज़ का ज़्यादा हो तो ऊपर की ओर धकेलेगा, तो ये जाहिर है कि वो वस्तु तैरेगा ही, ठीक है। अगर दोनों के द्वारा भार बल के द्वारा भी उतना ही बल लगाया जा रहा है उत्क्षेप बल के द्वारा, यानी W1 अगर W के बराबर हो तो वस्तु कैसा रहेगा, बीच में रहेगा। अगर ऊपर वाले बल ज़्यादा हो यानी भार बल ज़्यादा हो, है ना, तो वो बल क्या हो जाएगा, वो वस्तु डूब जाएगा। एक मिनट, आगे है घनत्व। तो घनत्व क्या है, किसी वस्तु के घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात होता है। घनत्व किसको बोलेंगे, तो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को बोला जाता है घनत्व, ठीक है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का जो होता है, द्रव्यमान का केजी हो गया और आयतन के बदले मीटर क्यू, यानी केजी पर मीटर क्यू। घनत्व का एसआई मात्रक हुआ केजी पर मीटर क्यू और इसका बीमा हो गया mL/3। अब ये किसका घनत्व ज़्यादा होगा, किसका घनत्व कम होगा, ये समझते हैं। जो वस्तु अगर तैर रहा है ना, जो तैरेगा, जो वस्तु तैर रहा उसका घनत्व कम होगा। इसको घनत्व को भार घनत्व बराबर भार, इससे भी याद रखते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। यानी उसका भार है जो, यानी घनत्व कम है, इस कारण वो तैर रहा है, ठीक है। जो तैरेगा, जिसमें तैरेगा उसका घनत्व अधिक होगा, ठीक है। जिसमें डूबेगा, जिसमें कोई वस्तु डूब रहा है ना, तो यानी उसका घनत्व कम है, इसी कारण वो डूब रहा है। और जो डूबेगा, है ना, जो डूब रहा है यानी उसका भार ज़्यादा है, इस कारण वो डूब रहा है, तो इसका घनत्व हो जाएगा अधिक। अब यहाँ समझते हैं, पानी की अपेक्षा तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है, ठीक है। ऊपर क्या देखें हम लोग, जो तैरेगा उसका क्या होगा, घनत्व कम होगा। तो इसमें कौन तैर रहा है, मनुष्य तैर रहा है, इस कारण मनुष्य का घनत्व कम है और पानी का घनत्व इसमें ज़्यादा हो जाएगा। पानी की अपेक्षा बर्फ का घनत्व कम होता है। बर्फ ही तैरता है ना, तो इसका जो तैरेगा उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बर्फ का घनत्व इसमें कम हो जाएगा और पानी का ज़्यादा हो जाएगा। दूध की अपेक्षा मक्खन का घनत्व कम होता है, ठीक है। मक्खन ही ऊपर ऊपर तैरता रहता है, यानी जो तैरेगा उसका घनत्व कम है, यानी मक्खन का इसमें घनत्व कम हो जाएगा और दूध का ज़्यादा हो जाएगा। वायुमंडल की अपेक्षा बादल का घनत्व कम होता है। वायुमंडल में बादल तैरता हुआ हम लोगों को मिलता है ना, तो तैर रहा वो, इसीलिए बादल का घनत्व कम है, जबकि वायुमंडल का क्या हो जाएगा, उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि लाइफ जैकेट का सिद्धांत वो किस तरह कार्य करता है। यह व्यक्ति को तैरने की अवस्था में रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। लाइफ जैकेट जो हम लोग पहनते हैं कहीं पानी वगैरह में जाने के लिए,
तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे आयतन में वृद्धि कर देता है, जिसके कारण हम लोग तैरने की अवस्था में आ जाते हैं। लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे की अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी में से अधिक होता है। बोला जा रहा है कि लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है ना, लोहे का एक गोला को अगर पारा पे रख दिया जाए तो वो तैरेगा, लेकिन वही लोहे के गोला को यदि हम पानी में रख दिया जाए तो वह तैरेगा नहीं, क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है पारे से कम होता है ना। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारा से कम है, इस कारण वह पारे में डूब रहा है, तैर रहा है, इस कारण वह पारे में क्या हो रहा है, तैर रहा है। किंतु पानी से है जो लोहे का घनत्व ज़्यादा है, इस कारण वो पानी में डूब रहा है। अब अपेक्षित घनत्व यह है कि जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका अपेक्षित घनत्व कहते हैं। जैसे अपेक्षित घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। अगर किसी वस्तु का हमको घनत्व अपेक्षित घनत्व निकालना हो तो अपेक्षित घनत्व बराबर हो जाएगा पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। अपेक्षित घनत्व या सापेक्षिक घनत्व मात्रक और विमाहीन राशि है, क्योंकि दोनों घनत्व का ही अनुपात है ना। अगर इसका मीटर आता है तो इसका भी मीटर आ जाएगा, दोनों कट के विमाहीन राशि हो जाएगा। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से क्या चीज नापा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व, ठीक है। और एक होता है हाइग्रोमीटर भी, तो इसको हाइड्रो और हाइग्रो में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हाइड्रो लगा हुआ है यानी कि डी, तो डी फॉर डेंसिटी हम लोग याद रखेंगे। हाइड्रोमीटर यानी अपेक्षित घनत्व नापता है वो। दुग्धमापी भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है, जिसमें दूध का घनत्व मापकर उसकी शुद्धता का पता करते हैं। दुग्धमापी लैक्टोमीटर भी है, जो ये क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है। इससे हम लोग दूध का घनत्व मापकर उसकी शुद्धता का पता लगाते हैं। आगे देखते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर का पाठ्यांक, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर रहा है, बैरोमीटर का पहले हम लोग चित्र देखते हैं। यह है बैरोमीटर, ठीक है। ये एक प्रकार की यंत्र है, इससे हम लोग है ना क्या मौसम के बारे में जानकारी, बैरोमीटर से मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह क्या, ये एक प्रकार बैरोमीटर है, ठीक है। तो यही बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि एकाएक नीचे गिर रहा है तो हम लोगों को उसको देख के ही समझ जाना है कि यदि वह आंधी या तूफान आने की संभावना है। अगर उसका पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरेगा तब। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो हम लोगों को समझ जाना है कि वर्षा होने की संभावना है, ठीक है। पाठ्यांक का धीरे धीरे, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा तो दिन साफ रहने की संभावना बताएगा वो। और पाठ्यांक अचानक ऊपर चढ़ रहा है तो दैनिक तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, ठीक है। ये बैरोमीटर क्या है, अगर हम लोग बैरोमीटर रखें तो वो मौसम की जानकारी हमें प्राप्त कराएगा। पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाला जलयान है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। पनडुब्बी जो है जल में डूबकर तैर सकने वाला क्या है, एक जलयान है, और ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब हम लोग देखते हैं सहसंजक तथा असंजक बल, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो सहसंजक बल समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहेंगे, ठीक है। सहसंजक बल किसे कहेंगे, तो समान अणुओं के बीच लग रहा है बल, तो वो हो गया सहसंजक बल। यहाँ देखिए, यहाँ भी H2O है और यहाँ भी H2O है, यानी दोनों समान अणुओं के बीच ही बल लग रहा है, तो ये दोनों के बीच लगने वाले बल को बोलेंगे सहसंजक बल। और सहसंजक बल सबसे ज़्यादा ठोस में लगेगा, ठीक है, ठोस में, क्योंकि वहाँ सभी अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा सटे सटे होते हैं, इसी कारण सबसे ज़्यादा सहसंजक बल किस में लगेगा, ठोस में, उसके बाद लगेगा द्रव में, और उसके बाद लगेगा गैस में। तो सहसंजक बल समझ गए कि समान अणु के बीच अगर लग रहा है बल तो वो हो जाएगा सहसंजक बल, और असंजक बल असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहेंगे। जैसे मार्कर और व्हाइट बोर्ड है ना,
दोनों अलग अलग अणु है। ये व्हाइट बोर्ड अलग है और मार्कर जो है जिससे हम लोग लिख रहे हैं वो अलग है। दोनों अलग अलग अणु के बीच ये बल लग रहा है, तो वो हो गया असंजक बल। चौक व ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ये क्या हो गया? असंजक बल हो गया। अब इसका उदाहरण देखते हैं, ससंजक बल और असंजक बल का एग्जाम देखते हैं। बोला जा रहा है कि पारा जो है कांच पर नहीं चिपकता है। पारे का ससंजक बल मजबूत होने का कारण, बोला जा रहा है कि एक कांच है, एक कांच का गिलास है, इसमें अगर पारा डाल दिया जाए तो ये पारा कांच में गिलास नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि पारे का जो है ससंजक बल मजबूत है ना, यानी दूसरे को नहीं, वो अपने आप में ज़्यादा सटे हैं, इसी कारण वो कांच पर नहीं चिपकता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता पारे और कांच का असंजक बल कमजोर होने के कारण, और इसका ससंजक बल पारे और पारा का ससंजक बल यानी पारे का आपस में जो बल लग रहा है वो मजबूत है, लेकिन असंजक बल कमजोर होने के कारण पारा और कांच आपस में नहीं चिपक पा रहा। पारा कांच पर नहीं चिपकता है जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल अधिक होता है पानी की तुलना में। अब हम लोगों का आगे है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, जिसे हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।